नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जो कि बीपीएससी जीएस 1 पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, करेंट अफेयर्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल से 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, और फिर 2 क्वेश्चन डीआई से होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो एक नया क्वेश्चन कर दिया 68-69 से कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 10 छोटे छोटे होते हैं। जैसे उनमें पूछ देगा किसान आंदोलन के बारे में भी पूछ देगा, जो कि मात्र 1 पेज में लिखना होता है। तो चलिए, किसान आंदोलन क्या होती है, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, इसका फाइनली स्वरूप क्या हुआ था, और बिहार में क्या क्या देखने को मिला किसान आंदोलन के रूप में, और फिर फाइनली इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो किसी भी आंदोलन से पहले, पढ़ने से पहले हम उसका कारण जानते हैं, तो यहाँ भी इसका कारण जानेंगे। किसान आंदोलन के पीछे आखिर क्या कारण था, लोगों ने क्यों आंदोलन किया। ठीक, फिर जानेंगे इसका स्वरूप कैसा रहा, आखिर आंदोलन कैसा था, हिंसक था, अहिंसक था, बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसमें इकट्ठा हुए थे या फिर कम हुए थे, किस रूप में यह आंदोलन हुआ था। फिर लास्टली जानेंगे बिहार में इसकी प्रसार। ठीक है, तो कारण क्या है, चलिए पढ़ते हैं। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण में एक संतुलित नीति अपनाई गई थी। तो मुगल काल में भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए एक संतुलित नीति अपनाई गई थी। बाद के काल में यह नीति छोड़ दी गई तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अधिकतम भू राजस्व ली गई, जिससे इसकी दशा खराब हो गई थी। तो किसानों से पहले मुगल काल में मतलब इतनी ही भू राजस्व ली जाती थी और जितने से उनका भरण पोषण गुजारा हो सके, या फिर अकाल सूखा पड़ गया तो उनसे नहीं लिए जाते थे भू राजस्व प्रति। परंतु अंग्रेजों का जब शासन काल आया तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दूसरे देश से आए हुए थे ना, इनको सारे यहाँ की संपत्ति अपने देश पहुंचाना था। मुगलों के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मुगल यहीं पे खुद आकर के बस गए थे, यहीं अपना वो घर बना लिए थे, जनता को अपना आवाम समझते थे, इसलिए वो जनता के अनुरूप कार्य करते थे। परंतु अंग्रेजों ने इसके विपरीत किया, उन लोगों ने भू राजस्व बहुत ज़्यादा वसूली की, जिससे क्या हुई कि किसानों की और मजदूरों की दशा बहुत खराब होने लगी। नेक्स्ट है कि हस्तशिल्प उद्योग सरकार के द्वारा नष्ट किए गए, क्योंकि इनको बड़े बड़े उद्योग लगाने थे, और उस टाइम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति बनने लगे और उसकी स्थापना होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि छोटे जो कारीगर थे, हस्तशिल्प जो हाथों से निर्माण करते थे, जो कि मजदूर थे, अपना गुजारा करते थे छोटे मोटे उद्योग धंधे करके, उनको धीरे धीरे इन लोगों ने नष्ट करना शुरू कर दिया और पूंजीपति बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कंपनी का शासन था, तो कंपनी हमेशा अक्सर क्या करती है ना, जहाँ पे कंपनी का राज होती है वो छोटे छोटे कंपनियों को कुचल देती है, नष्ट कर देती है। अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में हो गया, तो वहाँ पे से रूल वगैरह लाए जाते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ क्या करते हैं ना कि सारे छोटे छोटे सामान होंगे सब खुद ही लगेंगे मैन्युफैक्चर करने, और उनके पास जो कि ज़्यादा पूंजी होते हैं तो ज़्यादा फैसिलिटीज होती हैं। अभी क्या हुआ कि अभी ऑनलाइन, जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, तो ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, जिससे छोटे छोटे जो दुकान है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। और जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजन और इन लोगों के जो मालिक हैं वो खरबपति बिलियनियर मिलियनियर बन रहे हैं, वहीं छोटे छोटे जो मर्चेंट्स हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। वही चीज़ें इन लोगों ने भी किया, ब्रिटिश शासन ने भी किया। ठीक, तो हस्तशिल्प जो उद्योग था वो सरकार के द्वारा नष्ट हो गया। इसी कारण से कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ते गया और कृषि बिखर गई। चूंकि हस्तशिल्प को भी इन लोगों ने नष्ट कर दिया, तो अब सारा का सब, अब सारे जितने पॉपुलेशन है सबको तो भोजन चाहिए ना, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, वो तो कहाँ से पूरा होंगे। तो अब कृषि से होगी, क्योंकि इनके पास मात्र एक विकल्प और रोजगार बच गया था, वो कृषि बच गया था। ठीक, तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ते गया और कृषि धीरे धीरे बिखर गई वो भी। कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज की खेती दुष्प्रभावित हुई। इस कारण अकाल एवं भूखमरी को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है,
कहने का अर्थ यह है कि आप लोग सोचेंगे कि कृषि के वाणिज्यीकरण से आखिर अनाज के पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ा? तो इसलिए पड़ा कि मान लीजिए कि उद्योग लगेंगे, बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, तो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? कच्चे पदार्थ चाहिए कि नहीं? सारे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके लिए कच्चे पदार्थ चाहिए होते हैं। या तो वो मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं, खनिज पे जो ज़मीन से मिलती हैं, या फिर खेती के जो उत्पाद होते हैं। अब मान लीजिए कि रेशम के उसके पहले जो कपड़े बन रहे थे सूती के, अब रेशम के कपड़े बनाने हुए, तो रेशम पालन करना होगा। तो वो किसी ज़मीन पे ही होगा ना, और वहाँ पे जो खेती हो रही थी, खाने-पीने की चीज़ें उग रही थी, वहाँ पे रेशम उत्पादन हो रहे हैं। अब नील की खेती हो रही है वहाँ पे, ठीक? नील उत्पादन हो रहे हैं। तो ख़ैर नील तो बाद में केमिकल के रूप में बनाया जाने लगा, और भी जैसे कि मान लीजिए चीनी बनाना है तो उसके लिए गन्ने चाहिए। तो इसकी वज़ह से क्या हुआ ना कि लोगों का जो पेट भरता था वो मोटा अनाज, ठीक? और मोटे अनाज मतलब धीरे-धीरे उनकी प्रतिशतता या फिर उनकी उत्पादन कम होते गई, जिसकी वजह से लोगों के पास अनाज का भंडारण खत्म होते गया। और जब अकाल आया तो भुखमरी को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उस टाइम मौसम पे ही डिपेंड होती थी खेतियाँ, उसमें उतनी नहरें नहीं थी, उतनी तालाबें नहीं थी। तो अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं 2-3 साल हुआ तो लोगों के पास अनाज का भंडारण तो था नहीं, तो भुखमरी को भी प्रोत्साहन मिला। वहीं ब्रिटिश शासन के विस्तार के क्रम में परंपरागत राजा, नवाब तथा जमींदार विस्थापित हुए और उनके स्थान पर नए मध्यम वर्ग आए। और चूंकि ब्रिटिश का शासन आया तो वो जो परंपरागत राजा चल रहे थे या परंपरागत जो जमींदार थे, कि जमींदार उनके बच्चे भी जमींदार, उन सब चीज़ों को इन लोगों ने धीरे-धीरे विस्थापित किया। इन लोगों ने इनको जो ज़्यादा मुनाफा दे, मतलब कोई जमींदार है जो वसूली करके मजदूरों से, किसानों से ज़्यादा इनको मुनाफा दे, ये व्यापारी की तरह उसको हस्तांतरित करने लगे, अर्थात विस्थापित करने लगे। तो उसके बाद नया मध्यम वर्ग के उभरे, ठीक? नए-नए लोग उभरे, नए-नए लोग अमीर होते गए। जो जमींदार बनेगा वो अमीर हो ही जाएगा, ऑब्वियस है। तो नए-नए मध्यम वर्ग आए, जिन्होंने शोषण को बढ़ावा दिया। मान लीजिए कि अब कोई पुश्तैनी है तो वो तो अमीर है बहुत ज़्यादा, तो वो तो उतने शोषण करेगा नहीं। अब कोई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसको पता नहीं है कि कब अंग्रेज इन्हें हटा दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए शोषण ही तो करेंगे ना। तो वो लोग शोषण करने लगे, जिससे किसानों में धीरे-धीरे असंतोष का जन्म होने लगा। अब इस वजह से तो हम लोग कारण तो जान लिए कि आखिर कौन-कौन लोग भड़के थे। किसान आंदोलन के प्रति क्या था? तो किसान जिनका खुद का उपजा रहे थे, कृषि कर रहे थे, लेकिन उनके खुद के पेट नहीं भर रहे थे। खुद की उनकी जीवन यापन नहीं सही से चल रहे थे। इसके अलावा कुटीर उद्योग जो थे, छोटे-छोटे व्यापारी लोग, वो भी रुष्ट हो गए थे, और ज़मींदार लोग भी हो गए थे, क्योंकि राजा ज़मींदारों को भी ये लोग विस्थापित करने लगे। जो पुश्तैनी लोग की चल रही थी उसको इन लोगों ने अपदस्थ करके नए-नए लोगों को लाने लगे थे, और नए-नए लोग जब आए वो और शोषण ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे थे। तो इस वजह से सारे लोग रुष्ट हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो अब इन लोगों ने जब खिलाफ हो गए थे, ये अब आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे तो इनके आंदोलन का आखिर स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, किस प्रकार आंदोलन करेंगे? तो चलिए उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो 20वीं सदी के भारतीय किसानों के विद्रोह एवं आंदोलन पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमारे समक्ष निम्न परिस्थितियां उभर कर आती हैं। वह ये हैं कि आंदोलन तत्कालीन शोषकों के विरुद्ध हुए, क्योंकि ये लोग पीड़ित थे। जो नए-नए शोषक वर्ग जन्मे थे, मध्यम वर्ग या शोषक वर्ग कह सकते हैं, उनके विरुद्ध हुए थे, ठीक? क्योंकि इन लोगों का शोषण हो रहा था, जो कि दर्शाता है कि किसानों को वास्तविक शोषक की समझ नहीं थी। किसानों को ये नहीं पता था कि हमारे शोषण तो अंग्रेज कर रहे हैं। उनको लगा कि ये नया जो ज़मींदार आया है, ये मुझसे ज़्यादा वसूली कर रहा है, तो इसके खिलाफ आंदोलन करो, ठीक है? ये जो साहूकार है, हमें कर्ज दे करके बहुत ज़्यादा मतलब कि गुलामी करा रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करो। तो इन लोगों को मतलब ना कि जो सता रहा था डायरेक्ट उसके खिलाफ कर रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि ये सता किस लिए रहा है, आखिर इसके पीछे की लॉजिक क्या है। इतनी, क्योंकि हमारी जनता जो थी इतनी शिक्षित नहीं थी उस टाइम। अभी भी खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं समाज में। तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तविक शोषक कौन है, और इसलिए इनको मतलब जो शोषित कर रहा था उसके खिलाफ ही ये लोग युद्ध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख सकते हैं कि किसानों ने पाबना के जमींदारों का विरोध किया। पाबना के जमींदारों का इन लोगों ने विरोध किया।
जबकि दूसरी तरफ उसने महारानी विक्टोरिया के प्रति आस्था दिखाई। जबकि जो किसान थे उनको लगा कि नहीं, महारानी विक्टोरिया मतलब कि अच्छी हैं, ये गलती सारे के सारे यहाँ के जमींदारों के, यही दुष्ट हैं, यही हमारे शोषण कर रहे हैं। परंतु इन्हें पता ही नहीं था कि असली आखिर रीजन क्या है, क्योंकि उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए शिक्षा चाहिए, जो कि था नहीं लोगों के पास। यह विद्रोह किसी स्पष्ट विचारधारा से भी प्रेरित नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम ये विद्रोह कर क्यों रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए तो भारत में नव जागरण आया था। और जब मध्यम वर्ग लोग आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या फिर और भी लोग थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने जब पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किया, वहाँ के बारे में सीखा, जाना, तो इन लोगों को पता चला कि अरे ये तो हमें मतलब कि झूठ मूठ का जैसे नहीं होता है कि क्योंकि पहले लोगों के बीच में विचारधारा ये थी ना कि अंग्रेज जो है वो अजय हैं, हमें अंग्रेजों ने ऐसी अवधारणा बनाई थी कि हम असभ्य हैं, हम आप लोग को सभ्य करने के लिए आए हुए हैं। तो भारतीय लोग मान भी चुके थे कि हम सच में सभ्य हैं और अंग्रेज हमें सभ्य कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे शोषण कर रहे हैं इकोनॉमिकल। इनको लगता था कि नहीं, ये हमारे शोषण नहीं कर रही है तो बहुत मतलब कि हमें हमारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों को ये लगता था कि रेलवे बन रही हैं, उद्योग बन रहे हैं, बहुत सारे कृषि में विकास हो रही है, उन्नत बीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को लगता था। लेकिन धीरे-धीरे जब बुद्धिजीवी वर्ग, जो पढ़े-लिखे लोग थे ना, इन लोगों के कल्चर को पढ़े, इन लोगों को समझे, तब उन्होंने इनके खोखलापन को लोगों के बीच में उजागर किया था। तो भी बहुत सारी जनता के बीच में ये बात नहीं धीरे-धीरे पहुँच पाए थे। तो खैर ये तो पूरा स्टोरी है। तो विचारधारा से प्रेरित नहीं थे, अपितु तत्कालीन उद्देश्यों से ये प्रेरित थे। मतलब इनके पास कोई अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी कि क्या है, नहीं है, बस ये कि हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, हमें उसके विरुद्ध आंदोलन करना है। जिस समय यह उद्देश्य पूरा हो जाता था, किसान आंदोलन से बाहर आ जाते थे। मतलब उनको अब लग गया कि चलो ऊपर से दबाव आया कि जमींदार इनकी शोषण करना बंद कर दे, या फिर उसको हस्तांतरित करके किसी और को दे दिया गया जिम्मेदारी, तो ये लोग वापस अपना आंदोलन ब्रेक कर देते थे। चूंकि इस काल में किसानों को संगठित करने के लिए किसी स्पष्ट विचारधारा की कमी थी। किसानों के पास कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी या कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो संगठित होकर के आंदोलन करें या आवाज उठाएं। तो इसलिए वो अपना मतलब कि पर्सनल हित के लिए बस आंदोलन करते थे कुछ ग्रुप में, और फिर धीरे धीरे शांत हो जाते थे। परंपरा, रीति रिवाज एवं धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले गया, और उनको इस आंदोलन के लिए रीति रिवाज जो उनके हैं या धार्मिक प्रतीक हैं, धार्मिक प्रतीक इनका सहारा लिया गया था। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह आंदोलन पश्चिमगामी था, इसलिए किसान आंदोलनों को भी राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। तो लेकिन मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि यह आंदोलन जो था वो पश्चिमगामी था, बल्कि किसान आंदोलन को भी राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब लोग अपने खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना, भले ही उन्हें कुछ पता हो या ना हो, उनको असली जो साजिश करता है उसके बारे में जानते हो या नहीं, उनको जानकारी हो या नहीं हो, जागरूकता हो या नहीं हो, परंतु अपने मतलब कि होता है ना कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी जंजीरें खुद तोड़ देगा। तो वही है कि अगर ये जो लोग इनको गुलाम ही करवा रहे थे, उनके खिलाफ अगर ये संघर्ष कर रहे हैं, तो वो खुद में भी एक राष्ट्रवादी आंदोलन का चरण के रूप में देखा जा सकता है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास आ गया था कि उनको जो शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ वो आवाज उठा सके, आंदोलन कर सके। इसलिए इसको राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए, ना कि पूर्णतया मतलब कि पता नहीं कि खुद का आंदोलन, मतलब पर्सनल हित के लिए आंदोलन करने के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक, और ये तो रहा इनके स्वरूप। अब है कि किसान आंदोलन का बिहार में प्रसार कैसे हुआ। तो बिहार में किसानों की परेशानी को समझने और उसके निवारण हेतु प्रयास 1922-23 से मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, यह नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। यही श्री कृष्ण सिंह जो बाद में देखने को मिलते हैं बहुत बड़े पद पे। तो बिहार में किसानों की परेशानी को समझने के लिए, उनके निवारण के लिए 1922-23 के आसपास जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रही थी, तो मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर
और श्री कृष्ण सिंह 2 व्यक्ति थे। ये दोनों व्यक्ति के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। शाह मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। तो इन दोनों लोगों ने किसान आंदोलन में निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती के कारण आया था। तो मुंगेर जो क्षेत्र है अभी भागलपुर क्या बगल में है, मतलब कि मुंगेर तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मुंगेर खुद का एक प्रमंडल है। तो वहाँ पे मतलब इन दोनों लोग शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जी इनका नेतृत्व कर रहे थे किसानों का। और जब इस मतलब कि किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की एंट्री होती है तब इनको निर्णायक, इनके आंदोलन में निर्णायक मोड़ आया था। स्वामी सहजानंद के बारे में सब कुछ जानता है। अखिल भारतीय जो किसान सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। तो इन्होंने मतलब स्वामी सहजानंद ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। तो किसानों के इन छोटे मोटे विद्रोहों की वजह से इन लोगों को जरूरत महसूस हुआ, आवश्यकता महसूस हुआ कि एक क्यों नहीं संगठन बनाया जाए। तो किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया गया था, किसान सभा बनाया गया था। पहली बार किसान सभा बना था 4 मार्च 1928 को। फाइनली जाके किसान सभा का निर्माण किया गया था 4 मार्च 1928, ठीक। फिर 1 साल के बाद 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर हुई। तो अब ये संगठन तो बन गया, किसान सभा तो बन गया 4 मार्च 1928 को। अब इनकी गतिविधियां की बारी है। तो धीरे धीरे इनकी गतिविधियों में विस्तार होते गया। नवंबर 1929 आते आते सोनपुर मेला, तो सोनपुर का मेला के अवसर पे किसान सभा की औपचारिक घोषणा की गई। और किसान सभा की मतलब औपचारिक रूप से लोगों के बीच में घोषणा कर दी गया था नवंबर 1929 में। और फिर 1929 में ही इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। स्वामी सहजानंद जी इसके जो किसान सभा था उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। और इसी वर्ष सरदार पटेल ने भी बिहार की यात्रा पर किसानों में चेतना जगाने का कार्य किया। सरदार पटेल जो कि गुजरात से संबंध रखते थे और ये राष्ट्रीय चेहरा थे, तो इन्होंने भी प्रचार प्रसार करने के लिए किसान सभा में लोगों को और ज़्यादा एकत्रित होने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए किसान सभा से बिहार का यात्रा किया था और लोगों को जागरूक करने का काम किए थे। और पहले अध्यक्ष किसान सभा के बनाए गए थे स्वामी सहजानंद, ठीक है। इस आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जमींदार वर्ग और सतर्क हो गए। तो चूंकि यह जो किसान सभा का गठन हुआ था धीरे धीरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा, जिससे जमींदार जो वर्ग थे वो बहुत मतलब सतर्क होने लगे कि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये हमारे विरुद्ध ही संघर्ष ना कर दें। क्योंकि जैसे पाबना में हुआ था, आप सभी लोग को पता है कि पाबना में जो किसानों का विद्रोह हुआ था वो जमींदारों के ही खिलाफ हुआ था। तो इस वजह से जमींदार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। दूसरी ओर इसका दमन करने के लिए सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। और यह जमींदार वर्ग जो थे ये चूंकि सरकार के पोषित वर्ग थे, जमींदार वर्ग जो है वो सरकार के मतलब कार्यकर्ता थे एक तरह से। तो सरकार के कार्यकर्ता, अब इनको डर लगने लगा तो ये चले गए सरकार के पास और सरकार से इन लोगों ने कहा कि आप इस मतलब ये जो सभा है इसको दबाइए, इसको खत्म कीजिए। इसी उद्देश्य से 1932 में 3 साल के बाद एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी। ये जो डर था किसान सभा का, इसी की वजह से 3 साल के बाद 1932 आते आते यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कर दी गई, ठीक है, जमींदारों के द्वारा। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना 1932 में की गई, ठीक। किसान सभा द्वारा 1 साल के इसके बाद यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी के गठन के 1 साल के बाद 1933 में एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। और इन लोगों ने जांच किया कि आखिर किसानों की दिन पर दिन इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो रही है। और किसान सभा होता ही मतलब बना ही था किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक। तो इन लोगों ने उसके लिए कमेटी बनाया और दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और जो भी था उसको लिस्टेड किया, उसको एक तरह से मतलब कि लोगों को, प्रदेश के लोगों या सरकार को उस पर ध्यान आकर्षित करने का कार्य प्रयास किया था, ठीक।
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और फाइनली जाकर के देश स्तर पे, ये तो फिर राज्य स्तर पे चल रहा था। 1936 में अखिल भारतीय किसान, भारतीय आ गया ना इसमें, मतलब भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर दिया गया 1936 में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। ठीक, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती फिर से इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में चूंकि किसान सभा का शुरुआती हुआ था, तो अखिल भारतीय जो बना था भारतीय स्तर पे, मतलब कि देश स्तर पे, उसके भी पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने और महासचिव बने थे NG रंगा बने थे। ठीक, उन्होंने किसानों के समस्या के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करने का भी प्रयास किया और इस मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से, NG रंगा और स्वामी सहजानंद दोनों लोग मिल करके कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी उस टाइम की, उसको आकर्षित करने का प्रयास किया, उस पर ध्यान दिलवाने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रयासों का समर्थन भी किए थे। जवाहरलाल नेहरू 1936 तक इसकी सदस्य संख्या 2.5 लाख पहुंच गई थी। जो अखिल भारतीय किसान सभा थी 1936 में इसका 2.5 लाख इनकी संख्या हो गई थी। कुछ समय के लिए कांग्रेस और किसान सभा के बीच तालमेल बना रहा, मतलब कुछ समय तक तो कांग्रेस और किसान सभा एक दूसरे के पूरक बन करके कार्य करते रहे। 1937 में चुनाव हुआ था। 1937 में मतलब विधानसभा का चुनाव कराया गया था और इसमें क्या हुआ कि दोनों में समझौता हुआ, परंतु चुनाव के बाद जब बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हुआ, तब समस्या का समाधान करने में इस मंत्रिमंडल ने कोई रुचि नहीं ली थी। ठीक, तो मतलब कि 1936 में चुनाव हुआ, आप सभी लोग को पता है, 1919 के अधिनियम के तहत। तो 1937 के चुनाव के पहले दोनों में समझौता हुआ, परंतु चुनाव के बाद जब बिहार में कांग्रेस का चुनाव के बाद कांग्रेस को जीत मिली थी और कांग्रेस मतलब जीता था कुछ सीटें, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो गठन होने के बाद इनको ध्यान देना चाहिए था किसान सभा की समस्याओं पर, परंतु इन लोगों ने अब जीतने से पहले इन लोगों ने साथ दिया, परंतु जीतने के बाद ये लोग उसमें अरुचि दिखाए, कोई रुचि नहीं दिखाई। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि किसान सभा के साथ हमारा कोई समझौता भी हुआ था। एक तो प्रांतीय सरकार उस टाइम का, जैसे अभी राज्य हमारा है ना, स्टेट बिहार यूपी, उस टाइम प्रांत होते थे। ठीक, राज्य की जगह पे प्रांत होते थे। ठीक है, तो प्रांतीय सरकार अर्थात उस समय के तत्कालीन बिहार की सरकार, तो प्रांतीय सरकार की शक्ति जो थी वो नाम मात्र की थी और वैसे भी अंग्रेजों का शासन था, तो इनके चुनाव भी नाम मात्र के थे और इनकी प्रांतीय जो सरकार थी उसकी शक्ति भी नाम मात्र के ही थी। ठीक है, दूसरा कि कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग इस समस्या के समाधान के लिए उत्सुक नहीं था और पहला तो था कि इनके पास शक्ति नहीं थी कि किसानों की समस्याओं को सुने और फिर उसका निराकरण करे, परंतु ये चाहते तो मतलब उसको एक मुद्दा उठा सकते थे। किसान सभा की जो समस्याएं थी उनको ये सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते थे, परंतु उनका एक वर्ग जो था तो वह इस समस्या के समाधान के लिए उत्सुक ही नहीं था। ठीक, इसी तनाव के कारण चंपारण, सारण और मुंगेर जिला की कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से भी रोक दिया। तो चूंकि अब दोनों ग्रुप के बीच में धीरे धीरे तनाव हो गया, क्योंकि किसान सभा ने चुनाव के समय इनका साथ दिया था, परंतु जीतने के बाद इन लोगों ने उनकी जो इश्यू थे, जो समस्या थी, उस पर ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से चंपारण, सारण और मुंगेर जिला के कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को भाग लेने से ही मना कर दिया। इन परिस्थितियों में किसान आंदोलन ने अपना संगठनात्मक बल खो दिया। तो इसका परिणाम यह रहा कि जो इनका मतलब कि एक सपोर्ट था वो धीरे धीरे ये लोगों ने अपना खो रहे थे। ठीक, किसानों ने अपने स्थानीय शोषकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही का रास्ता अपनाया और किसानों ने मतलब इस संगठन के माध्यम से, किसान सभा के माध्यम से जिनके शोषक थे, जैसे कोई जमींदार या साहूकार या कोई भी वर्ग जो इनके शोषक है, उनके खिलाफ डायरेक्ट प्रत्यक्ष करवाई। अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष तरीका क्या था कि इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, कांग्रेस के माध्यम से उठाया जाए और सरकार के पास उनके विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए और सरकार इस पर विचार करे। परंतु चूंकि कांग्रेस इनका साथ नहीं दिया इस मैटर पे,
इसलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हमें जो मतलब कि हमारे पे जो शासन कर रहा है, जो हमारे शोषण कर रहा है, हम उनके साथ डायरेक्टली डील करें, तो मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई करें। बढ़िया टाल के किसानों के द्वारा, बढ़िया टाल एक जगह है, यहाँ के जो किसान थे उनके द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहद आंदोलन हुआ। तो बढ़िया टाल के जो किसान थे, जमींदारी उन्मूलन अर्थात कि जमींदारों का जो मतलब कि था ना, पुश्तैनी हक था या फिर मतलब जमींदारी था, बाकी लोग वहाँ पे मजदूर बन के काम करते थे, तो उस जमींदारी प्रथा को ही उन्मूलन करने की इन लोगों ने, बढ़िया टाल के किसानों ने मांग किया था। इसमें शामिल थे कार्यानंद शर्मा। इनकी भूमिका काफ़ी अहम है। कार्यानंद शर्मा की भूमिका इस क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन में बहुत ज़्यादा अहम रही है। इस प्रकार आंदोलन पर से राष्ट्रीय नेतृत्व का नियंत्रण धीरे धीरे हटने लगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो कांग्रेस का मतलब बोलबाला था, और कांग्रेस चूंकि इस पर ध्यान नहीं दिया, इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो गया, जिसकी वजह से इनका नेतृत्व का नियंत्रण धीरे धीरे हटने लगा था। कांग्रेस के उदासीन रहने के कारण किसानों का झुकाव साम्यवादी दल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। चूंकि इन्हें जो सपोर्ट करेगा ये उसी की तरफ झुकेंगे, जिसकी वजह से इन लोगों ने साम्यवादी की तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगा था, साम्यवादी दल। ठीक, स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद की ओर अपनी दिलचस्पी दिखाई, और जो कि इसके अध्यक्ष थे, जो मेन मतलब कार्यकर्ता थे इसके किसान सभा के, उन्होंने भी साम्यवाद की तरफ अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे। स्वतंत्रता के बाद बिहार सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का कानून बना करके जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, और जब भारत स्वतंत्र हो गया, बिहार स्वतंत्र हो गया, तो जमींदारी उन्मूलन कानून बना करके जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भूमि के समान वितरण के लिए कोई भी कानून नहीं बना। तो जमींदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया, परंतु जो जमीन थी तो जमींदार की ही थी, सारी की सारी, जो मतलब होता है ना कि पूरे के पूरे 10, 20, 100 गांव होते थे एक जमींदार के पास, तो वो जमीन तो जमींदार के पास ही था। तो जमींदारी तो उन्मूलन कर दी गई कि ठीक है, आपका जमींदारी अब नहीं रहेगी, मतलब आप, लेकिन मतलब जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है, ठीक नहीं कि जमींदार नहीं है, तो जमीन इतना जो बचा 5, 10, 20, 50 गांव की जमीन, तो वो किन लोगों को दिया जाए, तो उसका समान वितरण हो, सभी लोगों को उस टाइम जितने लोग विद्यमान थे उन सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए था, परंतु उसके लिए कोई भी कानून नहीं बनाना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जमींदारों का मनमाना राज रहा, क्योंकि इनके पास मतलब थोड़ा सा धन भी था, बल भी था, सब कुछ था, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कब्जा किए और कुछ हिस्सा लोगों को बांट दिए, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और कुछ हिस्सा लोगों के हो गया। तो इस प्रकार से जमीन जो था किसान सभा और किसान आंदोलन खत्म हो जाता है। इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कला के बारे में। कला जिससे कि क्वेश्चन आता ही है एक क्वेश्चन, अभी तो इससे शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि बहुत छोटा में लिखना होता है, उसमें आ रहे हैं मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, मधुबनी प्रिंटिंग, और एक लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन इससे आते हैं 38 नंबर के। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं।